हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। क्लास 10th के लिए, कक्षा 10वीं के लिए लखनवी अंदाज पाठ के ऊपर चर्चा कर रहा था पिछले भाग में। आज हम लोग दूसरे भाग के रूप में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगे इस कहानी की कड़ी में क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसा कि लेखक कह रहे थे, इस ट्रेन के डिब्बे में लेखक हैं और एक लखनऊ के नवाब जो है सफेद पोश यानी सज्जन व्यक्ति, भद्र व्यक्ति बैठे हुए हैं और अपने खीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तब जाकर लेखक जो है बहुत सारे बातें जो है इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। ठीक है, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। यानी जब आप खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, है ना। बहुत सारे बातें जो है हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है, दिमाग में चलती रहती है। ठीक है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। यानी जब लेखक उस डब्बे में प्रवेश कर गए सहसा अचानक से, तो नवाब साहब को असुविधा होने लगी, संकोच होने लगी, इनको परेशानी होने लगी कि मैं कितना अच्छा से अचानक पालथी मारकर बैठा हुआ था और खीरे खा रहा था, लेकिन अचानक से जो है कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश कर जाता है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से, यानी अपनी सुविधा के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश का अर्थ होता है भद्र व्यक्ति यानी सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। यानी इतने बड़े व्यक्ति हैं और वो एक मिडिल क्लास में यानी मिडिल क्लास बर्थ में सफर कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। लेखक का ऐसा मानना था, लेखक ऐसा सोच रहे थे कि ये जो व्यक्ति हैं वो अकेले समय को काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। और आप किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं और आप किसी दूसरे सज्जन के सामने खीरे कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक जो है इनके पास भी बैठे हुए हैं और वो जो है सीधे सीधे नहीं बल्कि कनखियों से नवाब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा यानी अचानक हमें संबोधन किया, यानी हमसे बातचीत करने का प्रयास किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। आदाब अर्ज मतलब अभिवादन करने का तरीका, जिससे आदाब अर्ज नमस्कार, प्रणाम, है ना, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये सब जो है अभिवादन करने का तरीका होता है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अचानक लेखक सोच रहे हैं कि नवाब साहब इस तरह से इनका भाव जो है, मूड किस प्रकार से चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। लेखक ने जवाब दिया, यानी उनका उत्तर क्या था कि नहीं शुक्रिया, थैंक यू, किबला शौक फरमाए, यानी आप खुद ही खाएं। ठीक है, अब है नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, मतलब बहुत ही प्रेम से, प्यार से खोलकर छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए अच्छे तरीके से। ठीक है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। यानी लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचते हैं ना, वो खीरे का इस्तेमाल का तरीका जो है, किस प्रकार से काटा जाता है, किस प्रकार से छीला जाता है, किस प्रकार से उसको रखा जाता है, वो सारा जो है तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यानी खीरे के साथ साथ जो उसकी अन्य सामग्री है जो मिलाकर खाया जाता है, वो सारा उपलब्ध कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से, बहुत ही अच्छे तरीके से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। ठीक है, डाल दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरन को स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादान की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी जब नवाब साहब खीरे का इस्तेमाल कर रहे थे, जब उसको काट रहे थे,
नमक वगैरह मिला रहे थे, तब जो है उनका मुख जो है खीरे के यानी रस से ऐसा लग रहा था कि भर गया है, मुंह में पानी आने लगा। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पे उतर आए, है ना। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। अल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा। फिर नवाब साहब ने खीरे का इस्तेमाल करते करते लेखक की तरफ देखा और फिर एक बार आग्रह किया कि अल्लाह शौक कीजिए, यानी फिर एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि फरमाइए, खाइए, लखनऊ का ये बालम खीरा है, लखनऊ का प्रसिद्ध मतलब फेमस। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक जो है उस दृश्य को देखकर, है ना, लेखक के मुंह में भी पानी आने लगा। लेखक इनकार कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। लेखक ने प्रथम बार में ही जब नवाब साहब ने उनको आग्रह किया कि आप फरमाइए, तो वो मना कर चुके थे, लेकिन अब उस दृश्य को देखते हुए इनके मुंह में पानी आने लगा। तो अब कैसे ये मांग सकते हैं, आत्मसम्मान की बात है। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, यानी अच्छा नहीं लग रहा है, मैदा भी जरा कमजोर है, मैदा मतलब अमाशय, पेट भी जरा थोड़ा कमजोर है, खराब है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई और मुंह में पर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रस स्वादान कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यानी धीरे धीरे जब सारा इस्तेमाल करने लगे, जब अंत में खाने की बारी आई तो नवाब साहब खिड़की के बाहर ले गए और उसका ऐसा महसूस करने लगे कि वो खा रहे हैं, और ऐसा लगने लगा कि मुंह में पानी आ रहा है, और मुंह तक ले गए। मुंह तक ले आने के बाद फिर खिड़की से बाहर छोड़ देते हैं। तो ये लेखक को बड़ा अचंभित लगा, बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कार्य जो है नवाब साहब क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना।